Hello students, welcome to you in your physics class. मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 12 में बेटा हम लोग मैग्नेटिक पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। चुंबक या चुंबकत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। पृथ्वी का चुंबकत्व का मतलब हो जाता है अर्थ मैग्नेटिज्म, और चुंबकीय पदार्थ मतलब जो चुंबक की ओर आकर्षित होंगे या जिन पदार्थों से हम चुंबक और बना सकते हैं उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हम मैग्नेटिक पढ़ने जाते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगेंगी अब चुंबक के बारे में। जैसे सबसे पहले बात करता है चुंबक, तो सबसे पहले बात हो रही चुंबक क्या है, मैग्नेट क्या है। तो चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहे या लोहे से बनी हुई छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबक से कुछ अदृश्य रेखाएं निकलती हैं, काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। बेसिक बात आपको बता दें तो आज हमारे पास चुंबक जो है वो दो प्रकार के हैं। पहला जो है वो प्राकृतिक चुंबक है और दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल है, यानी जिसे हम लोग कृत्रिम चुंबक भी कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक तो आपको सीधे से पता है कि हमें नेचर से मिलता है, मतलब पृथ्वी से बहुत सारे टुकड़े निकाले जाते हैं, अयस्क निकाले जाते हैं। उन अयस्कों में एक पदार्थ निकलता है जिसे हम लोग चुंबक कहेंगे, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं, इन्हें हम लोग बनाते हैं। हम कैसे बना सकते हैं इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने अभी पढ़ा परिनालिका के बारे में, टॉरॉइड के बारे में। एक चालक तार में जब आप धारा प्रवाह कर रहे हैं तो वो भी एक चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित कर रहा है। तो कृत्रिम चुंबक हम किस तरह से बनाते हैं, मान लिया हमारे पास ये एक लोहे की छड़ है, नरम लोहे की, और इसके ऊपर हमने तार के बहुत सारे फेरे लपेट दिए हैं। और फेरे लपेटने के बाद फिर हमने क्या किया, इनमें से दोनों तारों का कनेक्शन आपने एक बैटरी से कर दिया। तो अब इस परिपथ में धारा बहेगी, इस कुंडली में धारा बहेगी, और जब आप इस कुंडली के पास में लोहे की कील को लेके जाएंगे तो ये उसको क्या कर लेगी, आकर्षित कर लेगी, अर्थात ये भी क्या बन जाएगी, एक चुंबक बन जाएगी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से जो ये चुंबक बन रहा है इसको बोलते हैं एक परिनालिका, और यहाँ पर बोलते हैं धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका भी जो है वो एक चुंबक की तरह कार्य करती है। यानी जब हम इसमें तार के कई फेरे लपेटकर धारा को प्रवाह करते हैं तो इसका एक सिरा भी उत्तरी होता है और दूसरा सिरा भी दक्षिणी होता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक छड़ चुंबक, मान लिया ये आपके पास क्या है, एक छड़ चुंबक है। तो ये एक छड़ चुंबक और एक धारावाही परिनालिका में कुछ समानताएं होती हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हम इन दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, इसको तो ऐसे ही लटका दें, इसमें हम धारा प्रवाह करने के बाद यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो इन दोनों का एक सिरा जो है वो हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में रुकता है और दूसरा सिरा जो है वो दक्षिणी ध्रुव में रुकता है। तब हम कह सकते हैं कि इस धारावाही परिनालिका में भी छड़ चुंबक के समान जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आएगी कि अगर दो धारावाही परिनालिकाओं को आपस में पास में रखा जाए तो इन दोनों ही धारावाही परिनालिकाओं में छड़ चुंबक की तरह ही आकर्षण और प्रतिकर्षण पाया जाता है। मतलब अगर दोनों धारावाही परिनालिकाओं के उत्तरी ध्रुव आमने सामने हो गए या दक्षिणी ध्रुव आमने सामने हो गए तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर इनके विपरीत ध्रुव आमने सामने हो गए, यानी एक का उत्तरी हो और दूसरे का दक्षिणी, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है। तीसरी बात सिंपल सी है कि छड़ चुंबक क्या करता है कि लोहे के छोटे छोटे कणों को आकर्षित करता है, तो बिल्कुल वही काम ये भी करेगी।
ये भी लोहे के छोटे छोटे कोणों को अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी। चौथी बात मान लेते हैं कि इसके पास में यानी छड़ चुंबक के पास में यदि आप कोई कंपास सुई लेकर आते हो तो वो भी क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, विक्षेपित होती है। सेम काम इस धारावाही प्रणालिका के सामने भी होगा। जब आप किसी सुई को लेकर आ रहे हो तो ये भी क्या करेगी, उस सुई को विक्षेपित करेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बात आगे की करते हैं और अगली बात हमारे पास जो है वो है चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। ठीक है, तो किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं उन्हें हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। यानी किसी भी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर अगर आप इस तरह से कर्व बनाते हुए लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इन लाइन को बोला जाएगा चुंबकीय बल रेखा। क्या बोला जाएगा? चुंबकीय बल रेखा। याद रखना, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से जाती हैं और फिर चुंबक के भीतर के दक्षिणी ध्रुव से होते हुए पुनः उत्तरी ध्रुव में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चुंबकीय बल रेखाएं। इनके भी कुछ गुण होते हैं। पहली तो क्वालिटी यही है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और एक कर्व बनाते हुए, एक वक्र बनाते हुए चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं तथा चुंबक के भीतर से होती हुई यानी इसके दक्षिणी ध्रुव से होती हुई ये भीतर उत्तरी ध्रुव में पहुँच जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जिन स्थानों पर ये चुंबकीय बल रेखाएं पास होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल होता है यानी बहुत अधिक होता है, और जिन स्थानों पर ये चुंबकीय बल रेखाएं दूर होती हैं उन स्थानों पर इन चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, कम होता है यानी बहुत कम होता है। ठीक है, अब अगली बात जो है वो ये है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये सभी जगह पर यानी यहाँ पर है तो एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस बना के चल रही हैं, यहाँ पर है तो बराबर डिस्टेंस, यहाँ पर है तो बराबर डिस्टेंस, यानी ये एक दूसरे से सदैव नियत दूरी पर रहती हैं। इस कारण ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। ठीक है, क्यों? अगर कहीं पर काटेंगी तो उस जगह पर मान लो ये वाली बल रेखा आकर इसको यहाँ से काट कैसे चली जाएगी तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के दो दिशाएं प्रदर्शित होने लगेंगी जो कि किसी एक ध्रुव के लिए असंभव है, क्योंकि ध्रुव एक है तो दिशा भी एक ही होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चौथी बात ये है कि मान लो आप किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे से बराबर दूरी पर नहीं है। अगर वो बराबर दूरी पर नहीं है तो फिर वो यही काम करेंगी कि वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर कट करेंगी, और जब किसी बिंदु पर कट करेंगी तो उस बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जा सकेंगे जो कि कैसा है, असंभव है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये बात किसकी हुई, चुंबकीय बल रेखाओं की। तो अभी आज हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़े हैं। पहला पढ़ा है हमने चुंबक, दूसरा पढ़ा है हमने धारावाही प्रणालिका और छड़ चुंबक में समानताएं, और तीसरा हम लोगों ने जो पढ़ा है वो टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं। अब चूँकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसको कैसे बताएंगे? तो इसमें भी कुछ पॉइंट हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अर्थमैग्नेटिक। सबसे पहली बात, आप किसी भी छड़ चुंबक को या किसी भी धारावाही प्रणालिका को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो एक निश्चित दिशा में आकर ठहर जाते हैं, और वो निश्चित दिशा कौन सी होती है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। इससे पता चलता है कि पृथ्वी में भी चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, पहली बात तो हमें ये पता चल गई ना कि अगर हम किसी भी छड़ चुंबक या धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उसका दोनों सिरे जो हैं वो एक निश्चित दिशा में ठहरते हैं, और ये निश्चित दिशा जो होती है वो एक उत्तरी ध्रुव होती है और एक दक्षिणी ध्रुव होती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी लोहे के टुकड़े को जमीन में कुछ सालों के लिए गाड़ दें
अगर आप किसी लोहे के टुकड़े को ज़मीन में कुछ सालों के लिए गाड़ दें और उसके बाद उसे खोद कर निकालें तो उसके अंदर एक प्रवृत्ति आ जाएगी और उस प्रवृत्ति के कारण वो भी क्या करेगा, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देगा। अर्थात तब हम कह सकते हैं कि उस जो लोहे के टुकड़े को हमने ज़मीन में गाड़ा था उसके अंदर चुंबक की प्रवृत्ति आ गई है। ठीक है। तीसरी बात जो है वो ये है उदासीन बिंदुओं का मिलना। यानी चुंबकीय बल रेखाएं जब हम खींचते हैं तो उन बल रेखाओं के बीच में आपको कहीं न कहीं उदासीन बिंदु मिलते हैं और ये उदासीन बिंदु तब बनते हैं जहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र का, ठीक है, क्या होता है, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र की प्रबलताएं बिल्कुल शून्य हो जाती हैं। तो उस बिंदु पर हम कहते हैं कि ये क्या है, उदासीन बिंदु है। ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के अव्यय की। ठीक है। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं, 2 मिनट का पॉज। तो अब हम क्या कर रहे थे, हमने एक डायग्राम बनाया और मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और ये जो स्ट्रेट लाइन हमें डाली है ये है इसकी घूर्णन अक्ष। ठीक। यानी पृथ्वी अपने इसी बिंदु को केंद्र मानकर क्या करती है, घूर्णन गति कर रही है। ठीक है। अब अगर बात कर रहे हैं तो इसमें ये घूर्णन अक्ष है, इसी पर एक और अक्ष बनता है जिसे हम लोग पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष कहते हैं, यानी पृथ्वी के चुंबकत्व का भौगोलिक अक्ष ये है। अच्छा, उसमें से एक सिरा दक्षिणी है तो दूसरा सिरा क्या है, उत्तरी है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहाँ जा रही हैं, दक्षिणी ध्रुव में जा रही हैं। अब बात समझना, अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबक को इस पर लटकाते हैं तो वो जो है वो इसके भौगोलिक अक्ष से कुछ एंगल बनाकर इस तरह से लटकता है, यानी इसके भौगोलिक अक्ष से कुछ एंगल बनाकर ऐसे लटकता है, यानी इसके भौगोलिक अक्ष से वो कोई ना कोई कोण बना देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है और ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है। किसका, चुंबक। और इस लाइन को बोलेंगे चुंबकीय अक्ष या चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है। अर्थात जब हम किसी चुंबक को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो जो होता है वो रुकता तो दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव में है, लेकिन उस लाइन को अगर हम मिलाएंगे तो वो बनेगी चुंबकीय याम्योत्तर। परंतु पृथ्वी के अपनी दृष्टिकोण से जो 2 भौगोलिक याम्योत्तर बनते हैं वो ये होते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर ये आ गई कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य जो एक सूक्ष्म कोण बन रहा है, ये सूक्ष्म कोण बन रहा है, ये इस कोण को कहेंगे दिक्पात कोण। तो अगर आपसे पूछता है सबसे पहली बात कि ये दिक्पात कोण क्या होता है तो आप बताओगे भैया दिक्पात कोण क्या होता है, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य जो सूक्ष्म कोण बनता है उस कोण को कहते हैं दिक्पात कोण। क्या कहते हैं, दिक्पात कोण। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। लेकिन अब अगर मान लो इसी स्थिति में हम किसी सुई को लटका दें, अब अगर इसी स्थिति में आप किसी सुई को लटकाते हैं तो वो कुछ ये कंडीशन बनाएगी, यानी उसकी कंडीशन कुछ अलग होने वाली। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। ये हमारे पास मान लिया चुंबकीय याम्योत्तर है और ये जो है वो भौगोलिक याम्योत्तर है। ये अब अगर आप किसी चुंबकीय सुई को लटकाते हैं तो वो लगभग यहाँ से इतना एंगल बनाएगी। ये आपकी हो गई चुंबकीय सुई। ठीक है, ये जो है वो आपका क्या हो गया, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का एंगल हो गया, जिसे आप बोल रहे थे दिक्पात। लेकिन जब आप किसी चुंबकीय सुई को लटकाते हो तो चुंबकीय सुई चुंबकीय याम्योत्तर से जो एंगल बनाएगी, चुंबकीय याम्योत्तर से जो कोण बनाएगी उस कोण को कहते हैं नति या नमन कोण।
तो नंबर 2 पॉइंट हमारे पास आ गया है, जिसे हम कहेंगे नति या नमन कोण। तो नति या नमन कोण क्या होगा? जब आप किसी चुंबकीय सुई को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के लंबवत स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह सुई चुंबकीय यामयुक्तर से जो भी कोण बनाती है उस कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? नति या नमन कोण। ठीक है, 2 बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात यह है, मान लेते हैं कि जो हमने चुंबकीय सुई लटकाई है उसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो BE है, और ये जो है इसका नाम आ गया चुंबकीय यामयुक्तर, चुंबकीय यामयुक्तर, और ये जो है वो हो गया भौगोलिक यामयुक्तर, भौगोलिक यामयुक्तर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ये हो गया इसके बीच का कोण। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये जो चुंबकीय सुई है इसका चुंबकीय क्षेत्र 2 घटकों में बट जाएगा। पहला, जहाँ से ये कोण बना रहा है इसको बोलेंगे BH, क्या बोलेंगे? BH, और दूसरे इस BH को बैलेंस करने के लिए ये बनेगा जिसका नाम आएगा BV। क्या आएगा? BV। अर्थात तीसरी बात जो होगी वो होगी चुंबकीय क्षेत्र के घटक, चुंबकीय क्षेत्र के घटक। और चुंबकीय क्षेत्र के कितने घटक हो गए? नंबर फर्स्ट जो आएगा क्षैतिज घटक, जो आएगा क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक हमारे पास क्या होगा? BH, और इस BH की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या आती है? BE cos थीटा। नंबर 2 होगा जिसे हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वाधर घटक, और ऊर्ध्वाधर घटक जो आएगा वो होगा BE sin थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो नंबर फर्स्ट, अब यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है? तो नंबर A पे लिख सकते हैं, आपको ज्ञात करना है कोण या नति या नमन कोण। तो नति या नमन कोण यदि आपको प्राप्त करना है तो आप क्या करते हैं? तो आप करते हैं BE sin थीटा अपॉन BE cos थीटा इक्वल, यहाँ पर क्या आ जाएगा? BV अपॉन BH, यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? BV अपॉन BH, यानी थीटा इज इक्वल टू बन गया tan इनवर्स BV अपॉन BH। ठीक है, ये कहानी हमको मिलती है अभी क्या ज्ञात करने के लिए? नति या नमन कोण प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण में से जो भी मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो समीकरण 2 में 1 का भाग दे दिया। ठीक, अब अगर मान लो कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त करो, ठीक है, तो नंबर सेकंड में हम क्या प्राप्त करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के मान के लिए। तो मैं याद कर रहा हूँ, देखना बहुत ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र के मान के लिए। ठीक है, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके योग, वर्ग करके योग कर दो। अच्छा, BH यहाँ पर अगर रखेंगे तो BE cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस BE sin थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल BH स्क्वायर प्लस BV हो गया। दिख रहा है ना? चलो, ये क्या आ गया? BE का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस BE का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, यानी ये बन गया BE का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, यानी BE का स्क्वायर इक्वल आ गया BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, यानी BE बराबर आ गया अंडर रूट के अंदर BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये है आपकी मैथमेटिकल प्रोसेस जिससे आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाएंगे। पहला तो आता है नति या नमन कोण का मान ज्ञात करना, तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा BV अपॉन BH, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स BV अपॉन BH। दूसरा जो हमें लेना है वो लेना है हमें कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। अगर हमें घटक दिए गए हैं तो हम घटक से अब क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, यानी BE बराबर अंडर रूट BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर।
ठीक है, कॉपी करो।